चलिए भाई पहला क्वेश्चन पढ़िए एरिना, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट। A point charge q is placed at point O as shown in the figure. Is the potential difference VA minus VB positive, negative or zero if q is positive first, second negative? बताइए जी, अगर Q चार्ज पॉजिटिव है, Q चार्ज अगर पॉजिटिव है तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। पहले केस में, पॉजिटिव के केस में बताइए V माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बोलो बोलो बोलो। Sir, सब positive. पॉजिटिव होगा बिल्कुल सही, पहले में। पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो होगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर रखा, मान लो 5 कूलाम का चार्ज रखा प्लस का, तो यहाँ पर आते आते पोटेंशियल मान लो हो गया 4 वोल्ट, और यहाँ पे कम हो जाएगा तो यहाँ पे 3 वोल्ट हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी बोल रहा है, तो अधिक से कम को माइनस करोगे तो मतलब क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। मतलब इसका पोटेंशियल लो होगा, इसका पोटेंशियल हाई होगा। अगला, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है, माइनस क्यू है, मान लो -5 कूलाम है, तो बताइए तब पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? सब पॉजिटिव होगा। Negative. वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है बच्चों। सब पॉजिटिव सर। ओके, और बताओ एरिना आपका क्या कहना है, पॉजिटिव की नेगेटिव? Sir, मुझे नेगेटिव लग रहा है. ओके, आपको नेगेटिव लग रहा है, चलिए देखते हैं आंसर। तो पहले केस में देखिए बिल्कुल पॉजिटिव है, सेकंड केस में नेगेटिव, बिल्कुल सही एरिना आपने कहा। देखो बेटा बहुत ही सिंपल था, अगर ये -5 है तो इसको -4 कर दो और इसको -3 कर दो, और चलो माइनस कर दो, वी ए माइनस वी बी, तो माइनस का 4 और माइनस माइनस का 3, तो माइनस का 4 और प्लस का 3, बोलो कितना आएगा? -1. -1। आया समझ में श्रुति, नहीं आया? आ गया सर। मानसी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना, अ प्लेन। A plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. What can you say about the direction of electric and magnetic field vector? बताइए क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और सर मैग्नेटिक दोनों फील्ड? X में होगी परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक Y में. हाँ बिल्कुल सर, सही, एक्स और वाई में होगा। एग्जैक्टली एक एक्स में ले लीजिए और एक वाई में ले लीजिए, हैं बच्चों? यस सर। अच्छा ऊपर वाले की थोड़ी रीजनिंग पढ़ देता हूँ। ऊपर वाले में ये है कि जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, इसलिए वी माइनस वी बी जो होगा पॉजिटिव होगा, और वी ए माइनस वी बी नेगेटिव के केस में नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए बेटा एरिना। A resistance capital R is connected across a cell of EMF E and internal resistance R. A potentiometer now measures the potential difference between the terminals of the cell as V. Write the expression small r in terms of E, V and R. बोलो बेटा जल्दी बताओ, रिलेशन क्या होगा ई वी और आर के बीच में? E सर by आर V minus 1 into R. यस सर। यही है श्रुति? यस सर यही है। ओके, स्मॉल आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर, बिल्कुल सही, गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। The permeability of magnetic material is 0.9983. Name the type of magnetic materials it represents. चलिए बताइए भाई कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है 0.99983? सर 1 से कम है तो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये मटेरियल आपका कहना है कि डायमैग्नेटिक। और बताओ भाई एरिना आपका क्या कहना है? तो मेरे को आइडिया नहीं है इसमें. आइडिया नहीं है, ओके चलिए Yes, बिल्कुल sir. सही बेटा। देखो बेटा म्यू आर की वैल्यू अगर 1 से कम होती है तो डायमैग्नेटिक होता है, और 1 अगर ज़्यादा होती है तो फेरोमैग्नेटिक होता है, और 1 से बहुत कम 0 के आसपास होती है तो पैरामैग्नेटिक होता है। चलो यस सर। नोट कर लो बेटा, म्यू आर इज लेस देन 1, सो मैग्नेटिक मटेरियल इज डायमैग्नेटिक। परमिबिलिटी कम है ना एरिना, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 है ना, रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से Yes, कम sir. है बेटा, Okay, sir. है ना? तो क्या बोलेगा, डी फॉर दूर, फ्लक्स रहो दूर दूर, हम है डायमैग्नेटिक। याद आया? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना। Show graphically the variation of de Broglie wavelength lambda with the potential V through which an electron is accelerated from rest. क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट
टू एम ई वी। याद आया कि नहीं आया? यस सर, याद है। Yes, तो sir. लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। ओके, वोल्टेज के साथ रिलेशन बनाना है, मतलब लैम्डा स्क्वायर इज, इसका स्क्वायर कर दो बच्चों दोनों तरफ, तो स्क्वायर कर दोगे तो सही हो जाएगा ये। तो लैम्डा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। शो द ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि बच्चों लैम्डा स्क्वायर वी, मतलब जो लैम्डा स्क्वायर होगा वो, जो वोल्टेज होगा वो स्क्वायरिक फॉर्म में डिके होगा, जो वोल्टेज होगा वो स्क्वायरिक फॉर्म में डिके होगा, मतलब सॉरी, वोल्टेज के बढ़ने से, वोल्टेज के बढ़ने से जो वेवलेंथ होगी वोल्टेज स्क्वायरिक फॉर्म में डिके होगा, मतलब वोल्टेज बहुत तेज़ी से गिरेगा। हाँ बच्चों ये देखिए, तो ये लैम्डा है, ये वोल्टेज है, पैराबोलिक डिके। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. एक मिनट बेटा, जरा फॉर्मूला कंफर्म कर लूँ मैं, क्या हुआ करता था इसका फॉर्मूला। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी। क्यों श्रुति, यही होता था ना फॉर्मूला? हाँ सर, वही होता था। हाँ बेटा, ये जो गलत, ये वी के साथ रिलेशनशिप लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा यहाँ पे रूट लगा लेना, ये गलत लिखा हुआ है ना। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। अगर आप v करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लैम्डा स्क्वायर करना पड़ेगा, है? यस सर। तो ये v हो जाएगा। चलिए, क्लियर? क्लियर है सर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। श्रुति बना लो ग्राफ, एरिना बना लो ग्राफ, मानसी बना लो ग्राफ। मानसी, एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा मानसी का। चलो, 5th क्वेश्चन डन। बना लिया बच्चों? Yes, sir. यस सर, बना लिया। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एरिना, इना। In a transistor, doping level is based in base is increased slightly. How will it affect collector current and base current? हाँ बच्चों, सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है ना। When doping level in the base is increased slightly, collector current decreases slightly and base current increases slightly। कोई मतलब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Define the term wattless current. वॉटलेस करंट क्या होती है बच्चों? आपको याद होगा कि ये जैसे वोल्टेज जाता था V और यहाँ पे I हुआ करता था, तो ये एंगल फाई था, तो I की दो कंपोनेंट टूटा करते थे। एक टूटता था V के डायरेक्शन में I cos फाई, और एक टूटता था V के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में I sin फाई। तो ये जो sin फाई वाला कंपोनेंट टूटता था, इसको हम बोलते हैं वॉटलेस करंट, वॉटलेस कंपोनेंट। समझ में आया? ये जो sin फाई है, क्योंकि इसका वोल्टेज के साथ एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री इस कंपोनेंट का, इसलिए इसकी वजह से जो एवरेज पावर सर्किट में ड्रॉप होगी वो कितनी होगी? 0। VI, अच्छा सॉरी, हाँ सर, 0। फॉर्मूला बेटा वो होता है ना फॉर्मूला, एवरेज पावर इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। तो फाई 90 डिग्री हो जाएगा, तो एवरेज पावर 0 हो जाएगी। समझ में आया एरिना? Yes, sir. पढ़ो एरिना। द करंट फ्लोइंग, Current flowing in an AC circuit without any net dissipation of power is called wattless current. ऐसी करंट जो कोई डेसिपेशन पावर का ना कराए उसको हम वॉटलेस करंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। When monochromatic light travels from one medium to another, its wavelength changes, but frequency remains the same. Explain. जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, मगर फ्रिक्वेंसी रिमेंस, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। इस बात को एक्सप्लेन करो, इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए देखिए किसमें खेल चलता है? v और लैम्डा में, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हुआ करती है। ओके, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब अगर लैम्डा बढ़ेगा, एक मिनट बेटा, सॉरी, v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हुआ करता है। हाँ, तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हुआ करता है और v इक्वल्स टू हुआ करता है v इक्वल्स टू
न्यू लैम्डा, यानी v अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू न्यू। मतलब अगर v1 ये है तो ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि v और लैम्डा प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। पढ़िए श्रुति। व्हेन मोनोक्रोमेटिक, When monochromatic light travels from one medium to another, its wavelength and speed change such that nu 1 by lambda नहीं 1 नहीं, is equal to v1 है बेटा, v1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू v2 v1 बाई by लैम्डा। v1 by lambda 1 is equal to v2 by lambda 2 is equal to frequency. So frequency remains unchanged. समझ में आया? एक्चुअली v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हुआ करता है, लैम्डा बढ़ता है तो v बढ़ता है, और v इज इक्वल्स टू हुआ करता है न्यू लैम्डा। तो v के नीचे लैम्डा को ले आओ तो v अपॉन लैम्डा हमेशा क्या रहेगा? न्यू। अब अगर v1 कर दोगे तो ये लैम्डा 1, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, v2 कर दोगे तो लैम्डा 2, तो v1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू फ्रिक्वेंसी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Clear है sir. चलो नोट कर लो। सो फ्रिक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। और फ्रिक्वेंसी बच्चों सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो सोर्स होता है, जो ओरिजिन होता है। फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो बिल्कुल फिक्स रहती है। चलो डन। Done sir. Done, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए रीना। 2 Two uniformly large parallel thin plates having charge densities plus sigma and minus sigma are kept in the xy plane at a distance d apart. Sketch an equipotential surface due to electric field between the plates. If a particle of mass m and charge minus q remains stationary between the plates, what is the magnitude and direction of this field? Two uniformly large plate thin plates having charge density plus sigma and minus sigma are kept in xz plane। तो xz प्लेन है, तो एक तरफ x ले लो, एक तरफ z ले लो। तो एक काम करता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ x और ये ले लेता हूँ z अपनी डायरेक्शन में, जैसे अपन ज़मीन में बैठते हैं। तो दो अपने पास प्लेट हैं, एक की चार्ज डेंसिटी वही सिग्मा है, प्लस सिग्मा है, दूसरे की माइनस सिग्मा है। तो मान लिया ये दो प्लेट हैं, एक की प्लस डेंसिटी प्लस सिग्मा, ऊपर वाले की प्लस सिग्मा ले लो, नीचे वाले की माइनस सिग्मा। आर केप्ट इन एक्स जेड प्लेन एट डी डिस्टेंस अपार्ट। दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये तो कैपेसिटर बन गया भाई। स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके बीच का बताओ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? लंबे लंबे बनेंगे इनके बीच में, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल तो चेंज होता जाएगा। v इक्वल टू ई बाई डी। एक मिनट बच्चों, नहीं नहीं नहीं, पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। v इक्वल्स टू ई बाई डी, पोटेंशियल जो होगा पूरे में कांस्टेंट रहेगा। तो कह रहा कि स्केच द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, अभी बना देते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज प्लेट्स, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q रिमेन्स स्टेशनरी, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखिए। अगर नीचे इसमें कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, और तो माइनस m जो इस पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों? mg। और क्योंकि इस पर चार्ज जो है माइनस q है, तो माइनस q पर ऊपर की तरफ इसमें फोर्स लगेगा qe। तो उसका यूज़ करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए बच्चों, हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बना लीजिए बच्चों। देखिए बीच में जो सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल, उसमें वोल्टेज जीरो होगा। इस तरफ भी पोटेंशियल्स होंगे, इस तरफ भी पोटेंशियल्स होंगे, तो मगर अलग अलग डिस्टेंस पर d/2 पर जो पोटेंशियल बनेगा बीच में जीरो बनेगा। तो आंसर पढ़ो एरिना। द इक्विपोटेंशियल, The equipotential surface is at distance d/2 from either plate in xz plane. For a particle of charge minus q at rest between the plates, then first weight mg acts vertically downward. Second, electronic force QE acts vertically upward. So mg is equal to QE. Therefore, capital E is equal to mg by q vertically downward. That is along negative y axis. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लगेगा। चलो बच्चों बना लो डायग्राम इसका डायग्राम बना लीजिए। सर हाँ बेटा, तो माइनस क्यू चार्ज तो सर उल्टा सर जाएगा ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड के।
क्या बोल रही हो बेटा? माइनस क्यू चार्ज, रुको देखो देखो देखो, तुम कहीं पर भी ये प्लस प्लेट है बोलो हाँ या ना, ये माइनस प्लेट है बोलो अच्छा, हाँ या ना। प्लस। हाँ 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 सर, है। तो बेटा यहाँ यस। पर अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे, नेगेटिव चार्ज, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ खींचाव महसूस करेगा ना बेटा ये, क्योंकि नेगेटिव तो प्लस की हाँ तरफ सर। भागेगा बोलो हाँ। हाँ सर। मगर इसका वेट तो डाउनवर्ड लगेगा, इसका मास m है तो, यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। बैलेंस कंडीशन में बेटा इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, क्यू ई, और नीचे की तरफ वेट कितना होगा, एम जी, तो इक्वल टू एम जी बाई क्यू आ गया। आया समझ में? हाँ सर, तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों लगेगा सर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड? तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा ना बेटा, प्लस से लेके माइनस ही तो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा। हाँ सर, इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड की सर, डायरेक्शन यस। पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, है ना। यस सर। हम्म हाँ यस। ठीक। यस सर। चलिए बच्चों, ये जीरो इक्विपोटेंशियल वाला सरफेस बीच में बनेगा, और भी बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बट वो जीरो वाले नहीं बनेंगे, और भी बनेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल में बिल्कुल मतलब केवल एक ही जगह पर पोटेंशियल होगा, नो। यहाँ भी पोटेंशियल्स होंगे, यहाँ भी होंगे, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ गड़बड़ है यहाँ पे डायग्राम में बच्चों, यहाँ माइनस 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 कर लो, प्लस प्लस नहीं रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। ऊपर तो यस प्लस है, सर। नीचे माइनस रहेगा। क्यों एरीना, बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सर सही बोल रहे हो। चलो जी, डन, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट पढ़ो एरीना। टू स्मॉल। Two small identical electrical dipoles A, B, and C, D, each of dipole moment P, are kept at an angle of 120 degree as shown in the figure. What is the resultant dipole moment of this combination? If this system is subjected to electric field E vector directed along plus x direction, what will be the magnitude and direction of the torque acting on this? देखिए देखिए, सबसे पहले तो ये दो डाइपोल रखे हुए हैं, एक ऐसा एक ऐसा है। अब इस डाइपोल की डायरेक्शन देखो बेटा, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, मतलब इधर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है, इधर वाले में माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू डाइपोल, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और इसकी जो डायरेक्शन है, इसको मिटा दो थोड़ा सा इजी समझने के लिए। अब देखो, इस वाले में डायरेक्शन इधर की तरफ, और इस वाले में डायरेक्शन इधर की तरफ, तो दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और दोनों के बीच का वेक्टर 120 डिग्री। बच्चों, मैंने आपको 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताओ एरीना, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको? जी सर, पढ़ाया था ऐसे ही कुछ। ओके। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा यहाँ कॉस थीटा, थीटा की जगह कितनी डिग्री आएगा बोलो एरीना? दो वेक्टर के बीच का एंगल कितनी डिग्री है यहाँ पे? 120 डिग्री हाँ, सर। और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? सर -1/2। -1/2 पुट कर देंगे, तो ये भी दोनों के डाइपोल मोमेंट दोनों के सेम है, तो ये भी p आएगा, ये भी p आएगा, p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, और ये माइनस पी स्क्वायर, तो ये माइनस पी स्क्वायर क्यों? क्योंकि कॉस थीटा 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, p इंटू पी स्क्वायर। समझ में आया कि उड़ गया? सर आ गया समझ में। तो आंसर आएगा पी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो देखो कैसे। देखिए, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट p रिजल्टेंट इक्वल टू, पहले का भी p है, दूसरे का भी p है, सर कट कुट करके p आ गया, बोलो हाँ। हाँ सर। चलो श्रुति, आया समझ में? नहीं आया? हाँ सर, आ गया। ओके, ये p आ चुका है। अब देखो बेटा, इधर भी p है, इधर भी p है, तो अब इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन कैसी जाएगी। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सिस और 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। देखो, क्योंकि p है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से निकलेगा, बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल बीच में से, तो यहाँ से बिल्कुल बीच में से 120 का आधा, 120 का आधा, मतलब कि अब देखो बेटा, ये 90 है, इतना 90 है, और इतना कितना होगा बेटा? 30, तभी तो 120 हुआ है, बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। सर। तो अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा बेटा, ये देखो, ये एक इधर जा रहा था
और एक अपने पास जो है ये, सॉरी बेटा गलत बन गया, एक इधर जा रहा था और एक इधर जा रहा है वेक्टर, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो बेटा अपना रिजल्टेंट ऐसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ डायग्राम में। Yes, sir. निकलेगा। हाँ, अब एरिना देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. होगा। और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये वाला। Yes, sir. होगा। बट देखो एक्स एक्सेस के साथ ये बना रहा है 30 डिग्री और वाई एक्सेस के साथ 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सेस और 30 डिग्री विद एक्स एक्सेस। क्लियर? सर Clear, एक sir. मिनट, हाँ बेटा बोलो। सर ये 60 डिग्री नहीं होगा सर, ए वाले से होगा ना सर 60 डिग्री तो। हाँ ए वाले से 60 डिग्री, सही बात है, गलती से मैंने ये लिख दिया, ए वाले से 60 हाँ। डिग्री बेटा, ए वाले ओके से। सर। तो अपन को मतलब तो ए वाले से है ना बेटा, है ना। हाँ सर। वो तो उसका पिछला हिस्सा, ये तो अपन ने आगे की तरफ ले लिया है। बहुत बढ़िया Yes, sir. श्रुति, गुड ऑब्जर्वेशन बेटा, तुरंत पकड़ा तुमने। हाँ बिल्कुल सही, ए वाले से होगा। ये देखो ए वाले से एग्जैक्टली। अब आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। चलिए अब देखिए, अब इनका कहना है कि अगर ये मतलब जो नेट डाइपोल हमारा लग बन रहा है, अब इनको भूल जाओ, अब इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब जो हमारा नेट डाइपोल है वो p मैग्नीट्यूड का है और वो x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, नेट डाइपोल। बोलो हाँ। हाँ सर। मतलब इन दोनों की ताकत का एक सिंगल डाइपोल ये बैठा हुआ है। तो आपको पता होगा जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, वो होता है p sin थीटा। Yes, sir. तो टॉर्क इक्वल टू पी ई और साइन 30 का मतलब 1/2, तो आ गया पी ई बाई 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके, नोट कर लो बच्चों। तो ये अपने पास आ गया टॉर्क की वैल्यू। अब टॉर्क इस तरफ एक्ट करेगा बेटा, रुको जाओ थोड़ा, देखो टॉर्क किस तरफ एक्ट करता है। टॉर्क इक्वल टू होता है बेटा P क्रॉस E, होता है कि नहीं होता? होता है सर। हाँ, अब बच्चों ठाकुर वाला हाथ निकालो, राइट हैंड शोले पिक्चर वाला है हाथ, मतलब निकाल लिया हाथ। हाँ सर। अब देखो बेटा P वेक्टर ऊपर की तरफ है और E वेक्टर नीचे की तरफ है। एक काम करो, मेरी स्क्रीन में देख करके ऊपर से नीचे की तरफ उंगलियों को मोड़ो, देखो अंगूठा कहाँ भाग रहा है, अंदर की बाहर की तरफ। P को E की तरफ मोड़ो, राइट हैंड उंगलियों को मोड़ो, बाहर की तरफ। गलत, तुम पक्का E को P की तरफ मोड़ रही हो बेटा। P ये है, अंदर जा रहा है। ये है P है, ऊपर वाला P वेक्टर है और नीचे वाला E है, तो इस तरफ मोड़ो ना बेटा, P को E की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे मुड़ेगा। हाँ सर, मोड़ा ना। तो कहाँ गया, बाहर गया, राइट तरफ। अंदर की तरफ जाएगा ना बेटा, इनवर्ट जाएगा ना अंगूठा। अंदर जा रहा है। हाँ सर, इन्वर्ट जाएगा। ठीक है सर। इनवर्ट जाएगा, ठीक ना। क्लियर हो गया? एरिना समझ में आया? हाँ सर, क्लियर इनवर्ट क्लियर। मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इनवर्ट मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होगी बच्चों डाइपोल मोमेंट की कहाँ होगी, टॉर्क की, सॉरी टॉर्क की, डाइपोल मोमेंट की नहीं, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलो बना लो इसको जल्दी से कॉपी में एक बार, बस डाइपोल का डायग्राम बना लो, डाइपोल का डायग्राम बना लो कि वो कैसे रिजल्टेंट निकाला दोनों के बीच का, फिर एंगल कैसे निकाला, है ना। डन। डन सर। डन सर। ओके गुड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 10 10 10 10। चलिए पढ़िए रीना क्वेश्चन नंबर 10। अ मैग्नेटिक A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip down at 60 degree with the horizontal. The horizontal component of Earth's magnetic field at the place is known at to be 0.4 G. Determine the magnitude of Earth's magnetic field at this point, at the place.
ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी सारी जानकारी दी गई है बेटा। ए मैग्नेटिक निडल इज फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज़ इट्स नॉर्थ टिप डाउन विद द हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री। मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल है और इसका जो मैग्नेटिक टिप आके बैठ रहा है वो 60 डिग्री पे आके बैठ रहा है। मतलब एंगल ऑफ डिप कितने का हो गया बच्चे लोगों? 60 डिग्री। लिख लो बच्चों, एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है। Yes, sir. ओके, अब कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस पोजीशन पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का वो है 0.4 गॉस। तो आपको कह रहा है बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस दिस प्लेस में कितना होगा। एक मिनट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर दिया गया है 0.4 गॉस। कैल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। इस पॉइंट पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? A magnetic needle is free to rotate in the vertical plane parallel to the magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल घूमने में स्वतंत्र है निडल। नॉर्थ टिप डाउन 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एक जो नॉर्थ टिप है इसका 60 डिग्री डाउन कर रहा है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज इतना। ओके, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। ओके, मतलब हमको रिजल्टेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। चलिए बच्चों जी देखिए कैसा सवाल है ये। बच्चों बिल्कुल सही, एंगल ऑफ डिप मैंने दे रखा है कितना? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप आपका 60 डिग्री दे रखा है और हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है अर्थ का वो दे रखा है 0.4 गॉस। बेटा 1 गॉस इक्वल टू, लिख लो कॉपी में, 10⁻⁻4 टेस्ला। तो 0.4 गॉस ये हो गया बच्चों, नोट करो। ओके, नोट कर लो। क्लियर? Yes, sir. Clear है। ओके, अब बच्चों आपको याद होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो बी फील्ड जाता है उसके दो कंपोनेंट टूटते हैं। एक टूटता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H और एक टूटता है वर्टिकल कंपोनेंट V। बोलो यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दी गई है, ठीक ना। तो H इक्वल टू, और H ये एंगल ऑफ डिप हुआ करता है बच्चों थीटा। तो आपको याद होगा कि H इक्वल टू मैंने पढ़ाया था B cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट V इक्वल टू B sin थीटा। याद आया? याद आया सर। ओके, तो बच्चों H की वैल्यू होती है B E cos थीटा दे दिया है, तो B अर्थ cos थीटा, तो B इक्वल टू H अपॉन cos थीटा। बच्चों आपको H पता है, थीटा पता है, तो वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। बच्चों जल्दी से करो सॉल्व इसको कॉपी में। नोट कर लो बच्चों कॉपी में। ये पुराना वाला डायग्राम है बेटा, डाइपोल मोमेंट वाला। इस डायग्राम को देख के भ्रमित मत हो, ये पुराना वाला डायग्राम है, याद करो। 120 डिग्री में दोनों डाइपोल बन रहे थे तो मैंने ये डायग्राम निकाला था, ऐसा याद आया? यस सर। हाँ, ये इसका इससे कोई मतलब नहीं है। यस सर, बन गया। चलो डन एरिना? Done, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए एरिना। फिगर Figure shows two identical capacitors C1 and C2, each of 1 μF capacitance, connected to a battery of 6 volt. Initially, switch S is closed. After some time, S is left open and dielectric slabs of dielectric constant K is equal to 3 are inserted to fill completely the space between the plates of the two capacitors. How will the first charge and second potential difference between the plates of the capacitor be affected after the slabs are inserted? चलिए बच्चों, कंसेप्ट से लबालब क्वेश्चन, कंसेप्ट फुल्ली भरा हुआ है। अब आइए देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको। फिगर शोज दैट टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू द बैटरी 6 वोल्ट। इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड। शुरुआत में बेटा स्विच S क्लोज था, तो जब ये स्विच क्लोज रहा होगा तो ये भी फुल्ली चार्ज हो गया होगा और ये भी फुल्ली चार्ज हो गया होगा। उस समय मतलब ये कैपेसिटर पहले वाला भी कितने वोल्ट पे आ गया होगा? 6 वोल्ट पे।
और दूसरा वाला भी कितने वोल्ट पे आ गया होगा बेटा, 6 वोल्ट पे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। 6 वोल्ट 6 वोल्ट। अब दोनों के पास चार्ज कितना हो चुका होगा बच्चों, सब पढ़े हो, Q इक्वल टू सी वी होता है। तो C इसका कितना है 1 और वोल्टेज है 6, तो 1 माइक्रो इंटू 6, आंसर 6 माइक्रो वोल्टेज इसका और 6 माइक्रो वोल्टेज इसका। बोलो बच्चों यस। यस यस सर। अब कह रहा है इसके बाद स्विच को ओपन कर दिया गया, तो जैसे स्विच को ओपन करोगे बेटा तो पहला वाला तो वैसे ही कनेक्ट में है, तो पहला वाला तो हाँ कनेक्ट सर। में है, दूसरे वाले को असर पड़ेगा। स्विच ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट 3 इज इंसर्टेड टू फिल कंप्लीटली स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो बेटा जैसे ही आप इसको ओपन कर दोगे तो ये वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका वोल्टेज उतना है, मगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो कैपेसिटी इसकी हो जाएगी के टाइम्स सी टाइम्स। बोलो के सी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यस सर, हो जाएगी। मतलब 1 माइक्रोफैरड थी तो 3 माइक्रोफैरड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर, हो सर। जाएगी। तो C1 डैश इक्वल टू हो गया 3 माइक्रोफैरड। अब उसके बाद कह रहा वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो बेटा कैपेसिटी इसकी बढ़ गई है, वोल्टेज तो सेम आएगा 6 वोल्टेज, मगर उतने वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए इसको चार्ज लेना पड़ेगा। Q इक्वल टू कितना, C1 डैश मल्टीप्लाइड बाई V। तो C1 डैश 3 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज कितना, सॉरी C1 डैश 3 माइक्रोफैरड और वोल्टेज है 6, तो 6 गुणे 3 मतलब 18 माइक्रो कुलाम। बोलो आया समझ में कि नहीं सर आया। 6 माइक्रो, अच्छा 6 वोल्ट, यस आ गया। 6 वोल्ट है ना, 18 माइक्रो कुलाम। बोलो यस और नो। यस यस सर, सर। आ गया समझ में बेटा। आ गया सर। चलिए यस सर। अब दूसरे वाले में देखो बेटा, अब दूसरे वाले में जो कैपेसिटी है, दूसरे वाले में कनेक्शन आपका हट चुका है, मतलब इसको आपने कनेक्ट था, ये तो 6 वोल्ट से कनेक्ट था, ये इसकी भरपाई कर रहा था, बट दूसरे वाले से कनेक्शन हट चुका है। तो जैसे ही आप कैपेसिटर की प्लेट डालोगे, उसकी प्लेट डालोगे डाइलेक्ट्रिक की, तो वोल्टेज कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, तो Q इक्वल टू होता है कितना बेटा, सी वी। तो C इक्वल टू हो जाता है के सी और V कितना हो जाता है V बाई के। बोलो यारीना यस की नो। यस सर। तो K से K कैंसिल, मतलब उतने का उतना ही चार्ज रहेगा। कितना चार्ज था बेटा 6 माइक्रो कूलाम, तो इसमें 6 ही रहेगा। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर। यस सर, आ गया। चलो अब चेक करते हैं इसको। बिल्कुल सही पढ़ाया हमने आपको। दूसरे वाले का जो वोल्टेज है V2 डैश इक्वल टू 2 वोल्ट हो जाएगा, 6 माइक्रो कुलाम 2 वोल्ट 6 माइक्रो, अरे भैया मेरे काय को 2 वोल्ट, 1 वोल्ट करो, 1 वोल्ट से तो चार्ज होगा वो। अभी देखो V2 डैश अपॉन C2 डैश, पोटेंशियल डिफरेंस C1 रिमेन्स सेम 6 वोल्ट रहेगा। अब इसका Q2 डैश मतलब कि नया वाला चार्ज जो स्टोर था 6 माइक्रो कुलाम अपॉन C2 डैश, नई वाली कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड से 3 हो गई, तो 3 बढ़ जाएगी 3 माइक्रोफैरड, तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा 2 वोल्ट। बिल्कुल सही लिखा था मगर करने का तरीका सही नहीं था। 2 वोल्ट है ना, हाँ आंसर 2 ही वोल्ट है बच्चों। तो पहला वाला वोल्टेज यहाँ पे 6 वोल्ट का रहेगा, दूसरा वाला 2 वोल्ट पे आ जाएगा। अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए पढ़ो भाई एरीना। व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, When switch S is closed, potential difference across each capacitor is 6 volt. V1 is equal to V2 is equal to 6 volt. C1 is equal to C2 is equal to 1 microcoulomb. Therefore, charge on each capacitor Q1 is equal to Q2 is equal to CV is equal to 1 microfarad into 6 volt is equal to 6 microcoulomb. When switch S is opened, the potential difference across C1 remains 6 volt, while the charge on capacitor C2 remains 6 microcoulomb. After insertion of dielectric between the plates of each capacitor, the new capacitance of each capacitor becomes C1 dash is equal to C2 dash is equal to 3 microfarad. First, charge on capacitor C1 Q1 dash is equal to C1 dash V1 is equal to 18 microfarad. Charge on capacitor C2 remains 6 microcoulomb. Potential difference across C1 remains 6 volt. Potential difference across C2 becomes V2 dash is equal to Q2 upon C2 dash is equal to 6 microcoulomb upon 3 microfarad is equal to 2 volt. आ गया समझ में।
आ गया Yes, समझ में? sir. सेकंड वाला Yes, पार्ट sir. आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? देखो V2 डैश निकालना है तो टोटल चार्ज कितना रहेगा 6 माइक्रोकुलाम, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है। उसके बाद जो आपके पास जो कैपेसिटी आई है, कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी ना, तो 1 माइक्रो 1 का हो जाएगा 3, तो 3 माइक्रो फैरड हो जाएगा, तो 3 से 2 बार, तो मतलब जो वोल्टेज है बच्चों वो 2 हो जाएगा, 2 वोल्ट। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. 2 वोल्ट। डन। चलिए क्लियर है ना? चले आगे क्वेश्चन Yes, नंबर, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए अरीना। Two convex lenses of same focal length but aperture A1 and A2, where A2 is smaller than A1, are used as the objective lenses in two astronomical telescopes having identical eyepieces. What is the ratio of their resolving power? Which telescope will you prefer and why? Give reasons. देखिए दो टेलीस्कोप हैं आपके पास जिनकी फोकल लेंथ सेम है, और दूसरे वाले का जो अपर्चर है कम है और पहले वाले का अपर्चर ज़्यादा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आप किसको प्रेफर करेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है बच्चों R इज इक्वल्स टू A अपॉन 1.122 लैम्डा नहीं होता है, आई थिंक 1.22 लैम्डा होता है, मगर खैर फर्क तो पड़ेगा नहीं लैम्डा वाले टर्म से, केवल R प्रोपोर्शनल टू A, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू A1 अपॉन A2। तो बच्चों रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा किसकी है? A1 वाले की। हायर रिजॉल्विंग पावर के लिए आप जो है बड़े इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना? बोलो क्लियर। मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप दैट इज इक्वल्स टू FO अपॉन FE, FO अपॉन FE। magnification of telescope M is equal to FO upon FE, that is equal to same for both, same for both. We prefer telescope of the high resolving power to find details of the object, therefore telephone telescope having convex lens of aperture A1। बच्चों ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है इसका कोई मतलब नहीं है, मैग्निफिकेशन तो पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में। देखिए मैग्निफिकेशन कहीं पूछा गया है क्या? आगे देखो, नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब ही नहीं है मैग्निफिकेशन का, है ना? केवल रिजॉल्विंग पावर से मतलब है इसमें, एक पार्ट रिजॉल्विंग पावर का है। तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो अपर्चर के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए आपका R प्रोपोर्शनल टू A, जिसका अपर्चर ज़्यादा है उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। तो बच्चों बट सिलेबस से ये हट गया रिजॉल्विंग पावर, बट मैंने बता दिया, लिख लो आप लोग कहीं पर R प्रोपोर्शनल टू A। डन। Yes, sir. Answer. चलिए 13 क्वेश्चन है, सर्किट को देख करके बताना है कि कौन सा सर्किट बनेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से मैंने बताया था एंड गेट है, A इंटू बी, A प्लस बी, और गेट है सॉरी। सो दिस इज़ लॉजिकल और ऑपरेशन है, और इसके बाद ये वेव ग्राफ बनाने थे, कोई बात नहीं, अभी तो ये बाय बाय हो गया है। चलिए 14 क्वेश्चन पढ़िए एरिना। नेम। Name the semiconductor device that can be used to regulate an unregulated DC power supply. With the help of IV characteristics of this device, explain its working principle. तो बच्चों ये रेगुलेट करने के लिए जेना डायोड का यूज़ हुआ करता था, जो कि सिलेबस से हट गया है, तो जेना डायोड को हम यूज़ नहीं करेंगे, मगर फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का डायग्राम बना लीजिए बच्चों। अनरेगुलेटेड सप्लाई को यूज़ करने के लिए होता था जेना डायोड, बट फॉरवर्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों हमारे सिलेबस में, तो ये फॉरवर्ड बाइस की है, ये रिवर्स बाइस की है। प्रिंसिपल मत पढ़िए, कोई काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बस VI कैरेक्टरिस्टिक्स काम की है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए रीना। How are infrared waves produced? Why are these referred to as heat waves? Write their one important use. रिमोट में यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड वाइब्रेशन से, एटॉमिक वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं। पढ़ो बेटा आंसर।
Infrared waves are produced by hot bodies and molecules. They are referred as heat waves because they are readily absorbed by water molecules in most materials, which increases their thermal motion. So they heat up the material. Use for therapeutic purpose and long distance photography. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लेना, ये रेडियली एब्जॉर्ब बाई वाटर होती हैं और जिससे उनका थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, और हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। Draw the transfer characteristic curve of a base bias transistor in C configuration. Explain how the active region of the V0 versus Vi curve in the transistor is used as an amplifier. चलिए, तो ये कोई काम का नहीं है 16 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाइज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल केप्ट लेस देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। ये भी कोई काम का नहीं है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स रिमूव्ड एंड हाँ एंड मॉड्यूलेटेड वेव ये हो गया, ये भी हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। अ करंट A current is induced in coil C1 due to the motion of current carrying coil C2. Write any two ways by which a large deflection can be obtained in the galvanometer G. Suggest an alternative device to demonstrate the induced current in place of a galvanometer. चलो भाई, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव डिवाइस टू डिमॉन्स्ट्रेट द इंड्यूस करंट इन प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बताओ भाई क्या है, कह रहा है कि एक करंट इन कॉइल C1, एक C1 कॉइल में इंड्यूस करंट होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ द करंट इन कॉइल C2, जिसमें करंट कॉइल C2 का हम मोशन कर रहे हैं, डीसी बैटरी लगी हुई है। बताओ दो मेथड बताओ कि जिससे कि हम इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकें। बताओ भाई एरिना, कोई दो मेथड हम ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकें, है कोई तरीका? सर एक तो शायद है कि हम लोग जो सर उसकी स्पीड बढ़ा दे, वो जो वायर करंट कैरी कर रहा है। ओके, हाँ बिल्कुल सही है, आप स्पीड बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा आपको। सर और करंट ज़्यादा फ्लो कराएंगे सर C2 में। हाँ, ये भी तरीका है कि अगर आप करंट ज़्यादा फ्लो कराएं तो, और एक और तरीका है कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा बढ़ा दें और उसके बाद मूव करें। तो आंसर, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड लार्ज बाई मूविंग C2 टूवर्ड्स C1 विद हाई स्पीड, और दूसरा बाई प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर एट द सेंटर ऑफ कॉइल C1। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट है क्या इनमें? नो सर। हाँ, अब कह रहा है कि आपके पास और कौन सा तरीका जिससे आप करंट का पता लगा सकते हो। तो गैल्वेनोमीटर ना लगाओ, बल्ब लगा दो। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। भाई बल्ब हाँ लगाओगे, सर। बल्ब लगाओगे तो भी तो वही हाल होंगे, है ना बच्चों? यस सर। बल्ब लगाओगे तो बस बल्ब जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा। पढ़िए एरिना 18 का आंसर। ए द डिफ्लेक्शन। The deflection in galvanometer may be made large by first, moving coil C2 towards C1 with high speed. Second, by placing a soft iron laminated core at the center of the coil C1. B. The induced current can be demonstrated by connecting a torch bulb in place of galvanometer in coil C1. Due to induced current, the bulb begins to glow. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बेटा आ गया समझ में? कुछ पूछना तो नहीं इसमें? नो सर। No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए एरिना। Define the terms drift, velocity, relaxation time. A conductor of length L is connected to a DC source of EMF E. If this conductor is replaced by another conductor of same material and same area of cross section but of length 3L, how will the drift velocity change?
डिफाइन द टर्म्स नंबर वन ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम ए कंडक्टर एल इज कनेक्टेड डीसी सोर्स ई से कनेक्टेड है कह रहा है कि इफ द कंडक्टर इज डिले बाई अनदर कंडक्टर सेम मटेरियल मतलब रजिस्टिविटी सेम है सेम एरिया बट लेंथ अब बढ़ा दी गई है तो बताओ कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगी। पढ़िए एरिना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा। Drift velocity. When a potential difference is applied across a conductor, the free electrons drift towards the direction of positive potential. The small average velocity of free electrons along the direction of positive potential is called the drift velocity. Relaxation time. The time of free travel of a free electron between two successive collisions of electron with lattice ions or atoms is called the relaxation time. Drift velocity Vd is equal to E tau upon m into E upon L, which when length L is made 3L, drift velocity becomes one third. हाँ देखिए बच्चों फॉर्मूला जो होता है वी डी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई ई टाउ अपॉन एम ये हुआ करता है नोट कर लो। ई की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों ई इक्वल टू होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ तो वी बाई एल कर लो तो यहाँ पे वी बाई एल आएगा। अब एल को आप 3 गुना करोगे तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 नहीं हो जाएगी बताओ हाँ या ना। हाँ सर। कोई दिक्कत। नो सर। देख लो अच्छे से पूरे पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों। No, sir. चलो नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। यूजिंग Yes, sir. Using Gauss' law, obtain the expression for the electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius r at a point outside this shell. Draw a graph showing the variation of electric field with r for r is greater than r and r is less than capital R. पॉइंट आउटसाइड द सेल और उसके बाद वेरिएशन भी शो करना है। चलिए तो गॉस थ्योरम लगेगी और आउटसाइड द सेल के लिए क्या रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको इन लोगों ने उसमें बदल दिया है सिग्मा में तो वो भी बदल लेंगे अपन कोई बड़ी बात नहीं है। और अंदर के लिए फील्ड रहेगा 0 और बाहर के लिए इस तरीके से वेरी होता है। चलिए बड़े आराम से पढ़िएगा मस्त डेरिवेशन है मगर बच्चों आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया गया है। स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में हटा दिया गया है मगर उसका हॉलो का तो हटाया गया है भरे का नहीं हटाया गया है तो बात तो एक ही हो गई। अगर एक भी आ गया तो फंस जाएंगे अपन इससे अच्छा है कर लो। पढ़ो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एनिया। Electric field intensity at a point outside a uniformly charged thin spherical shell. Consider a uniformly charged thin spherical shell of radius capital R carrying charge Q. To find the electric field outside the shell, we consider a spherical Gaussian surface of radius small r, which is greater than capital R. Concentric with given shell. If E vector is electric field outside the shell, then by symmetry, electric field strength has same magnitude E naught on the Gaussian surface and is directed radially outward. Also, the direction of normal at each point is radially outward. So, angle hence electric flux through Gaussian surface is equal to bounded integral of E naught ds is equal to bounded integral of E naught ds cos 0 is equal to E naught into 4 pi r square. Now Gaussian surface is outside the given charge shell. So charge enclosed by Gaussian surface is Q. Hence by Gauss theorem, bounded integral of E naught dot dE is equal to ds ds बेटा ds है is वो equal to 1 by epsilon naught into charged enclosed. E naught 4 pi r square is equal to 1 by epsilon naught into Q. E naught is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square. Thus, electric field outside a charged thin spherical shell is the same as if the whole charge Q is concentrated at the center. If sigma is the surface charge density of spherical shell, then phi is equal to 4 pi r square into sigma c.
E naught is equal to 1 by बेटा 4 बेटा pi बेटा बेटा epsilon. बेटा 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 इसको क्यू कर लो बेटा, ये गलत दिया है। क्यू देखो बेटा, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज है 4 पाई तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r² कूलाम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? Yes sir, आएगा। हाँ तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r² सिग्मा इंटू r²। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है बैठा हुआ है। आंसर आ गया r² सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। क्लियर कि नॉट क्लियर? आउटसाइड के लिए ये आ गया ई आउटसाइड। Yes sir, डन। clear. चलो पढ़ो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field inside the shell, hollow charge conducting sphere. The charge resides on the surface of a conductor. Thus, hollow charge conductor is equivalent to a charged spherical shell. To find the electric field inside the shell, we consider a spherical Gaussian surface of radius small r, which is smaller than capital R, concentric with the given shell. If E is the electric field inside the shell, then by symmetry, electric field strength has the same magnitude EI on the Gaussian surface and is directed radially outwards. Also, the direction of normal at each point is radially outwards, so angle between EI and ds is zero at each point. Hence, electric flux through Gaussian surface is equal to integral of EI dot ds is equal to integral of E ds cos 0 is equal to EI into 4 pi r square. Now, Gaussian surface is inside the given charge shell. So, charge enclosed by Gaussian surface is 0. Hence, by Gauss's theorem, integral of EI ds is equal to 1 by epsilon naught into charge enclosed. EI 4 pi r square is equal to 1 by epsilon naught into 0. EI is equal to 0. तो ई आई इज इक्वल टू जीरो मतलब इनसाइड का फील्ड जीरो। तो बच्चों डायग्राम बना लो, यहाँ पे जीरो फील्ड होगा ई आई का यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद एकदम बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² से घटने लगेगा। बोलो डन। Done, sir. बच्चों समझ में आ गया ना? गॉसियन सरफेस का एप्लीकेशन आता है एग्जाम में, कर लेना। चलो जी बहुत अच्छे बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। An electron and a photon each have a wavelength 1 nanometer. Find their momenta. एक तो मोमेंटा निकालना, मतलब दोनों का मोमेंटम। सेकेंड पॉइंट, The energy of the photon and the kinetic energy of electron. ओके। एनर्जी ऑफ द फोटोन इक्वल टू एच न्यू। वेवलेंथ दी गई है बेटा, सबसे पहला फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी यूज़ करके। चलिए वेवलेंथ दी गई है बेटा, ये है मोमेंटा दोनों का। देखिए मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन आर इक्वल, क्योंकि P इक्वल टू होता है h बाई लैम्डा। क्यों होता है? क्योंकि लैम्डा इक्वल टू बच्चों होता है h अपॉन एम वी। लैम्डा इक्वल टू होता है बच्चों h अपॉन एम वी यानी h बाई पी। तो P इक्वल टू h बाई लैम्डा, तो दोनों के लैम्डा तो सेम है, तो दोनों के लैम्डा सेम, तो इतना आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके। नाउ E इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू E इक्वल टू एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू होता है। और आपको पता है बच्चों कि न्यू इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों की फोटोन की जो आपके पास एनर्जी निकलेगी वो निकल जाएगी इतनी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है सर। ओके। अब देखिए नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं सर। हाँ 11th क्लास में पढ़ा था आपने पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए पी स्क्वायर अपॉन 2m ही। तो बेटा मोमेंटम तो आपने ऊपर निकाल ही रखा था, ये देख लो, ये मोमेंटम निकाला था और उसमें 2m का डिवाइड कर दिया आपने, 2m का डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बच्चे लोगों की नॉट क्लियर? Clear, sir. हाँ बच्चे लोगों जल्दी से फॉर्मूला लिख लो बेटा, लिखो बेटा जल्दी से। मोमेंटा यानी दोनों, मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा, तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की बात हो रही है। मोमेंटा बच्चा फॉर्मूला लिखो P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू आता है h अपॉन पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो h बाई पी से P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, h गिवन है। डन।
Done, sir. Answer. और हाँ, अब इसके बाद एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला लिख लो बेटा, एच सी बाई लैम्डा, और बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 me मोमेंटम की फॉर्म में। डन। Done, sir. चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए श्रुति, क्वेश्चन नंबर 22। Draw a schematic diagram showing the ground wave, sky wave, and space wave propagation modes for EM waves. Write the frequency for each of the following for standard AM broadcast, television, and satellite communication. चलिए ये बाहर हो चुका है सिलेबस से, तो ये जो बता देता हूँ वैसे मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बेटा, जो आयनोस्फीयर से टकरा करके वेव लौट के आती है, जिसमें हमारे कन्वेंशनल रेडियो चैनल और सिंपल चैनल चलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्काई वेव। ज़मीन में जो कम डिस्टेंस के लिए जो प्रोपोगेशन चलता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वेव, और जो सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर के जो वेव्स आती हैं उसको बोलते हैं स्पेस वेव। ठीक है, ये डायग्राम हुआ करता है। रेंज स्टैंडर्ड एम ब्रॉडकास्ट 540 से 1600 स्टैंडर्ड एम, टेलीविज़न 54 से लेके 890 मेगाहर्ट्ज़, सैटेलाइट 5.9252 टू 6.425 गीगाहर्ट्ज़ अपलिंक के लिए, और 3.7 से लेके 4.2 डाउनलिंक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। डिस्क्राइब Describe Young's double slit experiment to produce interference pattern due to a monochromatic source of light. Reduce the expression for the fringe width. बच्चों श्योर फॉर एग्जाम क्वेश्चन। डिस्क्राइब करना है यंग्स का पूरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस पैटर्न को बताना है, और साथ में फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को डिराइव करना है। और वाला पार्ट है यूज़ हाइजेंस प्रिंसिपल टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। चलिए पढ़िए एरिना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Young's double slit experiment. Coherent sources are those which have exactly the same frequency and are in the same phase or have constant difference in phase. Condition 1. The sources should be monochromatic and originating from common single source. Second, the amplitudes of the wave should be equal. Expression for fringe width. Let S1 and S2 be two coherent sources separated by a distance d. Let the distance of the screen from the coherent sources be d. Let M be the foot of the perpendicular drawn from O, the midpoint of S1 and S2 on the screen. Obviously, point M is equidistant from S1 and S2. Therefore, the path difference between the two waves at point M is 0. Thus, the point M has the maximum intensity. Consider a point P on the screen at a distance y from M. Draw S1n perpendicular from S1 and S2P. फ्रॉम S1 ऑन S2P, S2P पे परपेंडिकुलर डाल दिया। चलिए यस पढ़िए। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेज रीचिंग एट पॉइंट P फ्रॉम S1 The path difference between two waves reaching at P from S1 and S2 is delta is equal to S2P minus S1P, which is nearly equal to S2n. As d is much greater than small d, therefore angle S2S1n is equal to theta is very small. Angle S2S1n is equal to angle MOP is equal to theta. In triangle S1S2n, sin theta is equal to S2n upon S1S2. In triangle MOP, tan theta is equal to MP upon OM. As theta is very small, sin theta is equal to tan theta. S2n upon S1 S2 is equal to MP upon OM. S2n is equal to S1 S2. बच्चों मैंने इसको, इस चीज़ को मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया था यहाँ से, यहाँ पर इन लोगों ने इसमें दूसरे तरीके से कर दिया। चलिए इनका तरीका भी देख लेते हैं। मैंने आपको याद कीजिए जब बताया था, मैंने S1P निकलवाया था, S2P निकलवाया था, फिर उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों को माइनस करवाया था, उस तरीके से आया था। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे इस एंगल को थीटा ले लिया गया है, ये जो एंगल है ये थीटा ले लिया गया है, और कहा गया है कि जब ये थीटा है तो ये भी जो होगा ये थीटा होगा। तो S1 S2n
इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसके नॉर्मल से उठ रहा है तो ये इसके नॉर्मल से उठ रहा है, तो इस एंगल को भी थीटा ले लिया गया है, एंगल एम ओ पी इक्वल्स टू थीटा। साइन थीटा इक्वल टू एस टू एन अपॉन एस वन, एस टू बिल्कुल सही है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एम पी अपॉन ओ एम, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि साइन थीटा और थीटा दोनों स्मॉल एंगल के लिए। तो एस टू एन अपॉन एस वन एस टू इक्वल टू एम पी अपॉन ओ एम। तो एस टू एन क्या है भाई, एस टू एन पाथ डिफरेंस है, हाँ पाथ डिफरेंस। एस टू एन इक्वल टू एस वन एस टू इंटू एम पी अपॉन ओ एन। एस वन एस टू किसके इक्वल है भाई, एस वन एस टू जो है बच्चों वो डी के इक्वल है, डी मल्टीप्लाइड बाई एम पी कितना है वाई, और ओ एम है कैपिटल डी। तो पाथ डिफरेंस जो होता है उसको अपन ले लेते हैं लैम्डा, डेल्टा। तो डेल्टा जो पाथ डिफरेंस आया दैट इज इक्वल्स टू एस टू एन जो है वो बन गया वाई डी अपॉन डी। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। बच्चों बताइए समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? यस सर, आ गया। आ गया ना? एरिना क्लियर है आपको ये वाला मेथड भी? हाँ सर, क्लियर। हाँ, ये काफ़ी छोटा मेथड है, बस इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ये वाला होगा, ठीक है ना? ठीक सर। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा की जगह एन लैम्डा कर देंगे, और उसके लिए डार्क फ्रिंज के लिए 2n + 1 लैम्डा कर देंगे, समझ गए ना? क्योंकि लैम्डा उसमें n लैम्डा के लिए ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा, है ना, और n लैम्डा मतलब कि 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा वेवलेंथ का मल्टीपल जो होता है उसमें आपको ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा, ठीक है ना? और 2n - 1 लैम्डा बाई 2 के लिए आपको डार्क फ्रिंज मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज पढ़िए एरिना। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, For bright fringe or maximum intensity at P, the path difference must be an integral multiple of wavelength lambda of light used. That is, delta is equal to n lambda. Yd upon capital D is equal to n lambda, where n can be equal to 0, 1, 2, 3, etc. so y equal to Y is equal to n capital D lambda upon small d. This equation gives the distance of nth bright fringe from the point M. Therefore, writing yn from y for y, we get yn is equal to n capital D lambda upon small d. हाँ बच्चों ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है yn इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। दिस इज द पोजीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट अगला पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो डार्क फ्रिंज के लिए 2n - 1 लैम्डा बाई 2। चलिए पढ़िए बेटा। Position of dark fringes or minima. For dark fringe or minimum intensity at P, the path difference must be an odd number multiple of half wavelength. That is, delta is equal to 2n - 1 into lambda by 2. Yd upon capital D is equal to 2n - 1 into lambda by 2, where n is equal to 1, 2, 3, etc. Y is equal to 2n - 1 into lambda by into capital D upon 2 into small d is equal to n minus 1 by 2 into capital D into lambda upon small d. Fringe width. This equation. This equation gives the distance of nth dark fringe from point M. Therefore, writing yn for y, we get yn is equal to n minus 1 by 2 into capital D lambda upon small d. Next, fringe width. बच्चों क्लियर है? ऊपर का क्लियर है डार्क पोजीशन? श्रुति बोलो। यस सर। एरिना क्लियर है आपको बेटा? Yes sir, clear है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए फ्रिंज विड्थ। Fringe width beta. The distance between any two consecutive bright fringes or any two consecutive dark fringes is called the fringe width. It is denoted by omega. For bright fringes, if yn plus 1 and yn denote the distances of two consecutive bright fringes from M, then we have yn plus 1 is equal to n plus 1 into capital D lambda upon small d, and yn is equal to n
capital D lambda upon small d. Fringe width beta is equal to yn plus 1 minus yn is equal to n plus 1 into capital D lambda upon small d minus n capital D lambda upon small d is equal to d lambda upon small d. For dark fringes, if yn plus 1 and yn are the distance of two consecutive dark fringes from M, then we have yn plus 1 is equal to n plus 1 by 2 into capital D lambda upon small d. Yn is equal to n minus 1 by 2 into capital D lambda upon small d. Fringe width beta is equal to yn plus 1 minus yn is equal to capital D lambda upon small d. Thus, fringe width is the same for bright and dark fringes, equal to beta is equal to capital D into lambda upon small d. हाँ, तो ये कंडीशन होती है फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ जो आती है अपने पास वो आया करती है अपने पास डी लैम्डा बाई डी। ओके, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, बस यहीं पर डिड्यूस करना था। द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस टू बी सीन इज एस अपॉन बी इज इक्वल टू लेस देन लैम्डा बाई डी। अब ये बी क्या है भाई, बी तो पता नहीं, तो ये पॉइंट छोड़ दो। आई डोंट नो व्हाट अबाउट दिस, क्या है भैया, किसके बारे में लिखा हुआ है, कछु नहीं पता हमको। बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। चलिए, ये वाला पॉइंट गड़बड़ है, इसमें क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। ओके, नेक्स्ट, यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ हमको प्रूफ करने हैं हाइगन्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए। बच्चों, मैंने आपको बहुत बढ़िया से कराया था ये प्रिंसिपल। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। इतना बताया था कि ये एंगल आई होता है तो ये एंगल भी आई होता है, ये एंगल आर हुआ करता है तो ये वाला एंगल भी आर हुआ करता है। ओके, और दो ट्रायंगल सिमिलर करा करके बताया था मैंने। चलो तो पढ़ते हैं, चलिए पढ़िए श्रुति। द एजम्पशन ऑफ हाइगन्स थ्योरी आर। सर, ये लास्ट क्वेश्चन सर। अच्छा, आप कह रहे हो कि इसको लास्ट क्वेश्चन कर दें? हाँ सर, प्लीज। रीना से पूछ लो बेटा। हाँ सर, प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, मैंने बोल दी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये Okay, यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू वेरीफाइज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, मैं एक काम दे रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को कल करके लाना, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल कराया है। और ये क्वेश्चन इसमें मतलब यहाँ तक तो चलो ठीक है, इधर तक तो अपना बातें बताइए कि वेव फ्रंट कैसे होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन